और ये रास्ता क्या है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रास्ता है। यहाँ पर मैं निष्पक्षता के साथ आपसे कह रहा हूं, हमें कोई पेड कोर्स नहीं बेचना है। सुनने में लगता अजीब लगता है तो समझना, क्योंकि अच्छे दोस्त अच्छी किताबें जल्दी से समझ में नहीं आती, जो अच्छी है ना वो जल्दी से समझ में नहीं आती। अगर और जो एकदम दूसरों से हटकर है, अद्भुत है, उसके बाद आप देखेंगे कि हिंदी मीडियम के लिए कौन हिंदी मीडियम का ऐसा बंदा है जिसका रिजल्ट कोई रोक रहा है। जो आपको कहते हो कि 30 बुकलेट देंगे, ये देंगे, फलाना देंगे, कहीं भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स। जितना मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, अगर आपका इस तरीका का जो कंट्रीब्यूशन है, मैं आपको मिनिमम बता करके चल रहा हूँ, हो सकता है इससे ज्यादा हो, 500 हो, 1000 हो, इसी के लिए एनफ है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है, 360 दिन के अंदर, 360 डेज में मैं यहाँ पर ये सब साधन के अंदर आएगा। कोई भी मतलब मोबाइल वगैरह या टैब वगैरह, मोबाइल टैब, कोचिंग के नोट्स, उसमें जो आपकी एजुकेशन जो बचपन में हुई है उसकी कितनी भूमिका है, आप वो देख करके उसे समझ जाएंगे। पढ़ेंगे पूरा, मैं उसमें बताया है आपको, तो वो आपको समझा दिया गया है। आप उनसे कर पाते 30 या 25 से 30 प्रश्न, आप मान के चलें 25 से 30 प्रश्न ऐसे हैं जो आप कर पाते, तो वही आंसर की आपकी फाइनल भी मानी जाएगी। और इनके आंसर की और यूपीएससी के आंसर की में लगभग 8 से 10 प्रश्न का अंतर होता है, जबकि आप देखेंगे कि 42 तक आपका मेरिट जाने वाला है इसका। और उसमें 10 प्रश्न आप हटा दो तो आप बचते कहाँ हो यार, एक आध दो प्रश्न का तो बात समझ में आती है, लेकिन 10-10 प्रश्न जो है यूपीएससी के आंसर के, और इसमें इतना ऑब्जर्वेशन तो होता है। अगर सामान्यतः आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं तो आप जैसे इसे देखेंगे तो पहले जो विकल्प है उससे ये बिल्कुल ही क्या कर रहा है, कंट्राडिक्शन कर रहा है। अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना ही उचित है, छोड़ देना ही, इससे कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% समृद्ध यूरेनियम होना आवश्यक है। अब यहां पर आदमी फंस सकता है कि भाई 60% है, 20% है, 1% है, 2% है, कितना? अगर सामान्यकरण वो कर रहा है तो सतर्क हो जाइए और सोचिए कि क्या एग्जामिनर के पास में ऐसी स्टडी है, या वास्तव में ये कुछ हो सकता है क्या ऐसा कि उसे पता है कि कहां कहां ये है, कहां ये नहीं है। करंट अफेयर से आप इसे बोल सकते हैं, ये प्रश्न जो आया है, ठीक है, और या तो आपको पता होना चाहिए या फिर छोड़ दीजिए इसे। कुछ वाले प्रश्न सही होते हैं, आंख बंद करके भी आप इसे लगा सकते हैं, चारों सही है। मैंने जो आपको मैसेज वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने, आप देखेंगे उसे, क्या बताया था मैंने, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ ये वाला स्टेटमेंट। आगे देखना, कुछ सूक्ष्म जीव जल के हिमांक से नीचे के तापमान वाले पनप सकते हैं। अगर आप कमेंट करते हैं तो सारे के सारे प्रश्न जो 80 बचे हुए हैं उन पर मैं इसी तरीका से हल करा सकता हूं आपको, और एक नया आपको एक डायमेंशन दे सकता हूं कि हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी का प्रीलिम्स हो चुका है और आप सबने आंसर की से अपने स्कोर देख लिए होंगे कि आपके स्कोर कितने हैं, और ये भी स्पष्ट हो गया होगा आपको कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है या प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है। अब अगर जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है उनका तो ठीक है, वो अब आगे जाएंगे और अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा संख्या है उन लोगों की जिनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, ये है एक कठोर है लेकिन सच्चाई है, कड़वी है लेकिन सच्चाई है, ये स्वीकार करनी होगी। अब जिनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है मैं आज उनकी बात करूंगा, जिनका हो रहा है उनका हम बाद में बात करेंगे किसी और लेक्चर में। लेकिन आज जो मैं बात करने जा रहा हूं मैं उनकी बात करने जा रहा हूं कि जिनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है एक तो, और दूसरे उनकी कि जो अपनी तैयारी को प्रारंभ करने जा रहे हैं, यानी कि एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू से शुरुआत कर रहे हैं एकदम। तो आज हम बात करेंगे दो तरीका के लोगों की, एक तो जिनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, एक उनकी बात करेंगे, और दूसरी बात हम करेंगे साथ ही साथ उनकी भी बात करेंगे जो अपनी तैयारी अभी प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओके, तो फ्रेंड्स हम इन दो लोगों की बात करेंगे क्योंकि दोनों ही आज उस मोड पर खड़े हुए हैं, दोनों ही आज उस मोड पर खड़े हुए हैं जहां से वो एक स्टेप लेंगे, और वो स्टेप अगर उनका सही दिशा में जाता है, अगर वह स्टेप उनका सही दिशा में जाता है तो जैसे कि आपको मैं बना करके दिखाऊंगा, यहां पर वो खड़े हुए हैं। लेकिन जो पहले वाले जो लोग हैं
जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है वो ज़्यादा डाउट में है, और जिन लोगों का जो लोग अभी तैयारी प्रारंभ करने जा रहे हैं उनको डाउट कम है, लेकिन दोनों को खतरा बराबर है। आप ये समझें खतरा क्या है, मैं आपको बताऊंगा उसे। यहाँ से रास्ता आया, यहाँ आकर एक चौराहा बना, ये आप अपने आप से रिलेट करना इसे, और इसके बाद में आपको दो रास्ते जाते हैं, आपको दो रास्ते जाते हुए दिखाई पड़ते हैं, और मे भी दो से ज़्यादा भी आपको दिखाई पड़ते हों। पहले रास्ते क्या है, मानो ये रास्ते से सब आ ही रहे हैं, और यहाँ है यूपीएससी, यहाँ है यूपीएससी। अब यहाँ से आपके डायरेक्शन जाती है कि आप तैयारी कैसे करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो कि सेल्फ स्टडी से तैयारी करेंगे, आपको पता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में आएगा कि मैं कोचिंग ज्वाइन कर लेता हूँ, किसी भी XYZ टीचर का कोई कोर्स पेड लेकर के मैं तैयारी शुरू कर देता हूँ। और ये जो लोगों का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि उन्होंने तैयारी की। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने तैयारी की, मेहनत की और प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अंततः रिजल्ट एक ही है। क्या है कि उनका रिजल्ट नहीं हो रहा है, यानी कि वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। ये है उनकी परिणति। और कारण मैंने जैसे कि आपको बताया बहुत सारे हो सकते हैं। उस दिन आपकी तबीयत सही नहीं थी, हो सकता है कि आपका लक सही नहीं था, हो सकता है कि आपका कोई XYZ फैक्टर ऐसा हो जो हमें नहीं पता, जो बैक में काम करता है, जो नेचर काम करता है, हमें नहीं पता। लेकिन कोई ना कोई कारण है जिनकी वजह से आपका प्रीलिम क्लियर नहीं हुआ, या फिर आपकी तैयारी नहीं थी, ये भी हो सकता है। या पेपर अचानक से बहुत टिपिकल आ गया, आपकी सोच से परे आ गया, इसलिए आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उसकी परिणति सेम एक ही है, और वो है कि आप अंततः असफल हुए हैं। दूसरे लोग हैं जो अपनी तैयारी प्रारंभ करने जा रहे हैं, इन्हें डाउट कम है, लेकिन ये उतने ही शिकार हो सकते हैं जितने पहले वाले लोग हो सकते हैं। ये ज़्यादा वल्नरेबल हैं। अगर आप मैं बात करूं तो ये ज़्यादा भेद्य हैं, हिंदी में उससे बोलेंगे भेद्य हैं। ये कम वल्नरेबल हैं जिनका प्रीलिम्स के लिए नहीं, लेकिन दोनों ही बराबर डेंजर में है, खतरे में है दोनों। कैसे किस खतरे की मैं बात कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं। यहां पर चौराया है और यहां पर आज आप खड़े हुए हैं। अब आपके पास क्लियर आपका हुआ नहीं, 2 दिन आपके हो चुके हैं, 2 से 3 दिन। अब आप सोच रहे हैं कि करना क्या है, अब आपके पास में करना क्या है, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है, और अब इस पैटर्न पर आपको तैयारी करना है। समझ गए आप? अब इस पैटर्न पे तैयारी करना है, तो आपके मन में आया है कि तैयारी करें कैसे। जिस पैटर्न पे हम चल रहे थे अभी तक, क्या उसी पैटर्न पे चलते रहें? अगर आप रैशनल हैं, अगर आप में थोड़ा भी एक रैशनल थिंकिंग है, तो आप कहेंगे यार बार बार अगर मैं सेम ही प्रक्रिया को दोहराऊंगा तो उसके रिजल्ट सेम होने वाले हैं। आप समझ गए? अगर मैं प्रक्रिया सेम रखूंगा तो उसके रिजल्ट सेम होंगे। और प्रक्रिया का मतलब मैं अपने आप के भी लिए बोल रहा हूं कि अगर आप अपनी मेंटलिटी भी वही रखते हैं, आप अपने आप में बदलाव नहीं करते, मैं बाहर की वस्तुओं पर आप ज्यादा जोर दें, बल्कि मैं कहूंगा कि अंदर उस पर आप ज्यादा, यानी कि साधन पे आप ज्यादा जोर नहीं देंगे, बल्कि साध्य पे जोर देंगे आप। ठीक है, वो मैं बात करूंगा आगे। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि 2 राह ये हैं। एक 2 राह है कि जो आपको यूपीएससी तक लेकर के जाएगा, जो आपको लवसना तक लेकर के जाएगा, जो आपको आपकी डेस्टिनी तक लेकर के जाएगा। एक रास्ता है जो लोग आपको दिखा रहे हैं। आपने देखा कि यूपीएससी का जैसे ही प्रीलिम्स हुआ उसके बाद में आंसर की देने की कैसी होड़ मची कि पूरी गंद मचा करके उन्होंने रख दी यूट्यूब पर। कोई भी कुछ भी आंसर की दे रहा है, कह रहा है कि मैं बाद में फिर बताऊंगा। अरे भाई, जब बाद में ही बताना है तो फिर बाद में दे दो ना, इतनी जल्दी क्या है। मानो 1,00,000 2,00,000 व्यूज आ भी जाएंगे तो होगा क्या उससे? अगर आपका 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन उनके अकॉर्डिंग गलत हो जाता है तो आपका तो दिमाग खराब हो जाएगा, आपका दिन पूरा खराब हो गया। आपने लगा कि आपका मेरा हो नहीं रहा है और अंततः आपका हो जाए। तो ये जो जल्दीबाजी है, यही वो लोग हैं जो नैतिकता का भी पाठ पढ़ा रहे हैं। ये हैं जिन्होंने नैतिकता के भी कोर्स लॉन्च किए हुए हैं कि चौथा पेपर में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, वहाँ बहुत ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं, और यही है इनकी नैतिकता आपने जो देखी। अब ये जो रास्ता है ये लेकर के जाएगा, आपको डाइवर्ट कर देगा, और आपको लगेगा कि अरे मैं तो कोचिंग भी ले रहा हूं, क्योंकि हम प्रोसेस में ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि यार मैं ये कर रहा हूं तो ऐसा होगा। नहीं, हमें थोड़ा सा अलग हट करके सोचने की आवश्यकता है। और एक ये रास्ता है जो आपको लवसना तक लेकर के जाएगा। और ये रास्ता क्या है जो मैं आपको दिखा रहा हूं? ये रास्ता है, यहाँ पर मैं निष्पक्षता के साथ आपसे कह रहा हूँ, हमें कोई पेड कोर्स नहीं बेचना है, आपको सही दिशा दिखाना मेरा यहाँ पर उद्देश्य है। यूपीएससी विद प्रताप जो चैनल है, यहाँ पर एक ही उद्देश्य है मेरा, वो उद्देश्य है कि आपको सही डायरेक्शन में लेकर के जाना। क्योंकि ये जो दर्द है ना,
असफलता का जो दर्द है, बार बार लोगों के जो भटकाने से आपके जो 2 4 6 महीने खराब हो जाएंगे और फिर उसके बाद आपको रियलाइज होगा, उसका जो दर्द है वो अच्छे से मैं जानता हूं। और मैं ये भी जानता हूं कि यूपीएससी का जो एक अभ्यर्थी है उसे कौन कौन लोग हैं, कहां कहां से भटका सकते हैं। मैं अपनी ओर से अगर मैं 50 100 200 या 1 लाख लोगों को भी बचा पाया तो ये मेरी अचीवमेंट होगी। इससे एक भी व्यक्ति को आप जागरूक करते हैं तो इसका एक अपने आप में एक पुण्य है, अपने आप में इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो अब आपको ये देखना है कि जो लोग आपको दिखा रहे हैं क्या आपको इस रास्ते पे जाना है, या जो मैं आपको दिखा रहा हूं या आपको इस रास्ते पे जाना है। तो जो दोनों आप आज खड़े हुए हैं इस दौराहे पर कि मुझे जाना किधर है, तो मैं इस लेक्चर के माध्यम से आपकी एक दिशा में आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैसे डिसाइड करें कि आपको जाना कहाँ है। वो लोग भी जो चाहते हैं कि मैं यूपीएससी की तैयारी प्रारंभ करूं, और वे लोग भी जो अपना एक बार एग्जाम अभी दिए हैं लेकिन रिजल्ट नहीं हुआ है, मेरिट नहीं बन रही है, इतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो अब आगे करें क्या, है ना, व्हाट टू डू नेक्स्ट, यानी कि आगे करना क्या है, आगे क्या है, हम वो देखेंगे यहां पे। तो अब हम तीसरे बिंदु पर चलते हैं कि आगे का रास्ता क्या है। आगे का रास्ता क्या, ठीक है, आगे का रास्ता क्या है। तो आगे करना क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको जो बता रहा हूं आप वो देखें, ठीक है। आपको करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है, पहले ए पॉइंट पर आपको करना है कि इसी चैनल पर एक पूरी मैंने एक सीरीज बनाई हुई है, प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है, एक प्लेलिस्ट है, और उस प्लेलिस्ट का नाम है, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर देंगे एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी तो भी आपको मिल जाने वाला। नाम क्या है, मैं इसको आपको एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा, और जो आई बटन आप देख रहे हैं वहां पे भी मैं आपको इसे लगा दूंगा, तो आप इस पर क्लिक करके जा सकते हैं सीधे इस प्लेलिस्ट के ऊपर। तो प्लेलिस्ट है एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी। फ्रेंड ये जो एक पूरी प्लेलिस्ट है ना, इसे बनाने में मैंने अपनी पूरी जो 10 साल की मेहनत है और 10 साल का जो मेरा अपना तजुर्बा है, मेहनत और जो तजुर्बा है, जो मेरी सफलता और मेरी असफलता से जो मैंने सीखा है, जो भी मैंने अपनी लाइफ में लर्न किया है यूपीएससी की जर्नी के अंदर, वो सारा का सारा निचोड़ मैंने इसके अंदर रखा हुआ है। इसमें अभी शायद 16 लेक्चर है, 16 लेक्चर इसके अंदर है, और आने वाले समय में इसमें और भी लेक्चर में भी जुड़ सकते हैं। लेकिन अभी जितना है आप एक बार इस पूरी प्लेलिस्ट को, जब तक आप तैयारी अभी तो आप शुरू किया नहीं होगा, अगर रिजल्ट नहीं हुआ है, या जिन लोगों ने अभी तैयारी शुरू करने का विचार कर रहे हैं, तो इस सबसे उचित समय है इस प्लेलिस्ट को जाकर के आप देखें। इस प्लेलिस्ट को एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार आप इसे बार बार रिमाइंड करके देखें, और कॉपी पेंसिल लेकर के बैठ जाएं, और जो भी मैंने इसे बताया है, जो भी बातें मैंने इसके अंदर डिस्कस की हैं, आपको मैं अश्योर करता हूं 100 नहीं 110% आप बस से एक बार उन्हें फॉलो कर लें। आपको पता है बीमारी सही करने के लिए दवाई मीठी नहीं होती है, दवाई कैसी होती है, खाई है ना दवाई, तो कभी बीमार हो गए, कोई बीमारी होगी, बुखार हो गया, दर्द हो गया, दवाई का स्वाद होता है कड़वा। अगर आपको वो सीरीज थोड़ी अटपटी लगती है, कड़वी लगती है, सुनने में लगता अजीब लगता है, तो समझना, क्योंकि अच्छे दोस्त अच्छी किताबें जल्दी से समझ में नहीं आती, जो अच्छी है ना वो जल्दी से समझ में नहीं आती। अगर समझ में नहीं भी आ रही है तो आप उसे सुने पूरी तरीका से, 1% भी मैं बोल रहा हूं कि अगर नहीं भी आ रही है तो आप उसे सुने ढंग से, और कॉपी पेंसिल लेकर के जो भी मैंने उसे बताया है बस आप एक बार उसे आंख बंद करके 3 से 6 महीना के लिए फॉलो कर ले, जो भी मैंने उसमें बताया है। क्योंकि ये कहते हैं ना कि सोए हुए व्यक्ति को जगाना बड़ा मुश्किल है, अगर आप उसे जगाएंगे ना तो वो उठ करके आपसे लड़ पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कहेगा यार मुझे बहुत अच्छा स्वप्न आ रहा था, मैं तो बड़ा अच्छे से नींद में डूबा हुआ था, तेने क्यों उठा दिया मैं। तो मैं आपको वह जगाने का कार्य कर रहा हूं कि आप एक बार इससे निकले तो सही, एक बार इससे बाहर निकल जाए, फिर आपको एहसास खुद होगा कि आप कहां थे। एक बार इस कहते ना कि मैंने वहां पर अच्छे से बताया विशियस साइकिल, ये जो विशियस साइकिल है, कोचिंग से प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स से फिर मेंस, या फिर दोबारा से प्रीलिम्स, ये जो साइकिल है ना इसे मैं कहता हूं विशियस साइकिल। ये जो विशियस साइकिल है यानी कि प्रीलिम्स से, यानी कि पहले तो कोचिंग, मैं इसे आपको बताऊं, पहले तो कोचिंग करेंगे, पेड कोर्सेज खरीदेंगे, तो कोचिंग, और कोचिंग के बाद में आता है प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के बाद में मे बी मेंस,
और नहीं तो फिर दोबारा से कोचिंग, और कोचिंग से फिर प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स से या तो मेंस या फिर कोचिंग। इसे हम कहते हैं विषय साइकिल। और तैयारी के आपको एक डायलॉग दिया हुआ है ना उन्होंने कि यूपीएससी की तैयारी कभी खत्म नहीं होती। भाई ऐसा नहीं है। आप वो पूरी प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको आपका एक एक डाउट, जितने भी डाउट आपके अंदर हो सकते हैं, एक अभ्यर्थी के नाते, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है और मैंने इसे बड़े नज़दीक से स्टडी किया है, तो आपके कोई भी डाउट शायद नहीं बचेंगे। और फिर भी कोई डाउट है तो मैंने वो सीरीज में हर लेक्चर के अंदर यही बोला हुआ है कि भाई आप जो भी डाउट है वो इसके अंदर लिख दें। जब मुझे इतने डाउट आपके हो जाएंगे तो मैं क्लब करके एक साथ एक वीडियो बना देना है मुझे, तो वो मैं हो सकता है एक दो वीडियो आगे आए। लेकिन आपको क्या करना है, ये पूरी प्लेलिस्ट को एक आस्था के साथ, एक श्रद्धा के साथ में आपको देखना है। बस आपकी एक बार ये जो साइकिल टूट जाए ना, जिस निद्रा में आप हैं, जो विशेष साइकिल में आप हैं, एक बार आप इससे निकल गए ना, आपको रियलाइज होगा। और मैं इसे कह रहा हूं कि आप 3 महीना आप उसे ढंग से सुने। तो ये पूरी प्लेलिस्ट मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये पूरी प्लेलिस्ट जाकर के आपको 1 से 2 बार तो कम से कम देखना है। फर्स्ट यानी कि 1 से 2 बार आपको देखना है। और जो भी इसमें बताया गया है उसे कॉपी पेंसिल लेकर के लिखना है। जितना भी समय आपके पास है, जब तक आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप इसे देखें। ना जाने यहाँ से आपकी जो जिंदगी है वो बदल जाए, आपकी जो तैयारी की दिशा है और जो दशा है दोनों ही बदल जाए। मे बी मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, अगर आपने इसे सही से सुन लिया ना एक बार, तो मैं पक्का कहता हूं कि आपकी जो सोच है वो बदल जाएगी। मैं आपकी सोच बदलने में कामयाब रहूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप इसे देखेंगे तो सबसे पहले है ये प्लेलिस्ट, आपको ये करना है। अब इस प्लेलिस्ट के अंदर क्या है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, आपको नोट्स कैसे बनाने चाहिए, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, हाउ टू मेक नोट्स, हाउ टू मेक नोट्स, ठीक है, कैसे नोट्स बनाना है। फिर आपको यहां मिलने वाला है कि व्हाट इज द फर्स्ट डे टू प्रिपेयरिंग यूपीएससी, यानी कि पहला दिन क्या होना चाहिए जब आप यूपीएससी की तैयारी का सोचें। यानी कि फर्स्ट डे क्या होना चाहिए, फर्स्ट डे ऑफ यूपीएससी एस्पायरेंट्स प्रिपरेशन, ठीक है। तो फर्स्ट डे क्या होना चाहिए जब आप तैयारी की सोचें, ये भी आपको वहां मिलने वाला है। ऑप्शनल का चुनाव हम कैसे करें, ये भी आपको वहां मिलने वाला है। आपके मन में जो भी डाउट्स हैं वो भी वहां पे आपको सारा मिलने वाला है। तो यहां आपको जितनी भी बताई गए हैं, इसके बाद में आपका कोई डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ओके, तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट पे आपको क्या करना है। फर्स्ट पे आपको क्या करना है, अभी प्लेलिस्ट। दूसरा क्या है, दूसरा क्या करना है आपको, दूसरे पे ये सब कुछ सुनने के बाद में इसको अप्लाई करना है। इसको क्या करना है, अपने ऊपर जो भी मैंने इसे बताया है सारी की सारी बातें अपने ऊपर अप्लाई करना है। बुक लिस्ट भी मैंने इसी में बताई हुई है। तो जो बुक लिस्ट मैंने आपको बताई है, अब नेक्स्ट आता है जो बुक लिस्ट मैंने इसके अंदर बताई है, उसके साथ में जो कि आपके पास भी होगी, आप देखेंगे उसे तो आप समझ जाएंगे कि मैंने कौन कौन सी बुक लिस्ट उसके अंदर बुक मैंने बताई हैं, और वो बुक आपके पास होंगी। वो बुक प्लस आपके पास में तमिलनाडु बोर्ड का जो बुक है, तमिलनाडु बोर्ड का जो बुक है, और कौन कौन सा बुक इसमें, एक तो हिस्ट्री का बुक लेना है आपको, और दूसरा होना चाहिए आपका ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी। ये दो तो कम से कम हो, क्योंकि इतना टाइम तो है हमारे पास में कि ये सब आप कर पाएंगे, ठीक है। तो दूसरा आएगा कि बुक लिस्ट। तो बुक लिस्ट में इतना आपको करना है, उसके अंदर जो भी मैंने बताया है, जो कि मैं एक अलग प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा हूं, आपके प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, आपके मेंस की टेस्ट सीरीज, आपका जो एस्से है, आपका जो इथिक्स का पेपर है, आपका तमिलनाडु बोर्ड का जो बुक है, आपका जो एनसीईआरटी है, जो आपका स्टैंडर्ड बुक्स है, इस सब के लिए मैंने एक अलग से व्यवस्था कर रहा हूं। आने वाले टाइम में मैं ये पूरा प्रोजेक्ट रिवील करने वाला हूं कि हम क्या कर रहे हैं आपके लिए, और जो एकदम दूसरों से हटकर है, अद्भुत है। उसके बाद आप देखेंगे कि हिंदी मीडियम के लिए कौन हिंदी मीडियम का ऐसा बंदा है जिसका रिजल्ट कोई रोक रहा है,
कौन है जो इसका रिजल्ट रोक सकता है? बस मेरा आपसे एक ही बात का अनुरोध है कि जितने से जितने आप ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, हिंदी मीडियम के बच्चों तक इसे पहुंचाएं, उन लोगों को इन वीडियोस को दिखाएं ताकि एक अवेयरनेस आए। मेरा सबसे ज़्यादा जो जोर है वो एक बात पर है, मैं एम्फेसिस करता हूं। किस बात पर एम्फेसिस करता हूं? भाई जागरूकता लेकर आओ अपने अंदर। आपके अंदर जागरूकता आएगी, एब्जॉर्बेशन बढ़ेगा, यानी कि ऑब्जर्वेशन आपका ज्यादा हो जाएगा। जागरूकता ही ऑब्जर्वेशन ज्यादा करने की कुंजी है, आप ये समझे। जागरूकता किसके प्रति होना है? अपने प्रति होना है, संवेदनशील बनना है, अपने समाज के प्रति जागरूक होना है, अपनी तैयारी के प्रति जागरूक होना। तो जागरूकता कुंजी है। आपके जिंदगी का 90% एक शब्द में समाया हुआ है, वो है जागरूकता। अगर आज आप एक आम इंसान हैं, या आज आप एक लेबर हैं, या आप आज एक IAS अधिकारी हैं, जो भी है, या एक आप लीडर है, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, जो भी हैं आप, वो क्या है? वो है जागरूकता। जिसको जितनी जल्दी जब जागे तभी सवेरा, ये स्वेट मॉडर्न का किताब है ना, जब जागो तभी सवेरा। तो बस वो आप याद रखना, ये जागरूकता से ही जागना है, समझ गए? तो आपको बुक लिस्ट में ये आपको अपडेट है कि आपको तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक्स हैं वो इसमें शामिल करनी है। आप हिंदी मीडियम के हैं तो इसकी व्यवस्था हम करने वाले हैं कि आपको भी ये बुक्स समझ में आए। कोई भी 1 रुपए का कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, आपको क्या करना है कि कोई भी पेड कोर्स अभी नहीं परचेज करना है, पेड कोर्स नहीं खरीदना है। खरीदना खरीदा है, ठीक है। कोई भी पेड कोर्स अभी नहीं खरीदना है आपको। कभी भी याद रखना, जो आपको कहते हो कि 30 बुकलेट देंगे, ये देंगे, फलाना देंगे, कहीं भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स। जितना मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जितना मैं आपके लिए आने वाले समय में लेकर के आ रहा हूँ, वो आपको जब मैं रिवील करूंगा तो आप गदगद हो जाएंगे। आप हिंदी मीडियम के हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके हिंदी मीडियम पर मेरा विशेष गौर है, तो मैं उसके लिए जितनी रिपोर्ट्स आती हैं, जितने कानून बने हुए हैं, उन कानून के अंदर से आपके लिए क्या जरूरी है वो सब कुछ करने वाले हैं। कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, इस चैनल पर नहीं बल्कि और भी चैनल्स होंगे जहां मैं आपको बता दूंगा आने वाले समय में कि हम उस प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। तो वो सब आपके लिए होने वाला है। 1% अपने आप में निरुत्साहित ना हो। और रिजल्ट आपके जो देखो, अभी तो हमने प्रारंभ किया था, अगली बार यानी कि 2024 का जो प्रीलिम्स होने वाला है ना, वहां आप इस चैनल से 100 प्लस से ज्यादा सिलेक्शन यहाँ देखेंगे। प्रीलिम्स के 100+ से ज्यादा लोग यहाँ पे कमेंट करते नजर आएंगे हिंदी मीडियम के। अभी मैं इंग्लिश मीडियम की बात नहीं कर रहा, हिंदी मीडियम का। अगर आपका इस तरीका का जो कंट्रीब्यूशन है, मैं आपको मिनिमम बता करके चल रहा हूं, हो सकता है इससे ज्यादा हो, 500 हो, 1000 हो, क्योंकि 8-9 हजार लोगों का तो रिजल्ट होना है प्रीलिम्स में। तो इतना भी मेरा, क्योंकि यहां जो बताऊंगा ना उससे ज्यादा आना ही नहीं है, ये आपको अश्योर करता हूं। और उसी पिच पर कार्य करेंगे जिस पिच पर यूपीएससी बॉलिंग कर रही है, हम उसी पिच पर बैटिंग करने वाले हैं। उसका सही से मुआयना करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी बैटिंग करने वाले हैं। ये नहीं है कि हमें बुकलेट बेचना, कोई बुकलेट नहीं है। जितना यहां करा देना है करा दूंगा, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। बस बातों को ध्यान से सुनना है और जो मैंने उस सीरीज में बताया है, छोटे छोटे से नोट्स बना करके चलने हैं, इतना ही एनफ है। जो मैं करा दूंगा उससे ज्यादा नहीं आएगा फ्रेंड्स। और ये सब कुछ फ्री है, कुछ भी पेड नहीं है, एक भी सिंगल रुपीज आपको खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ओके। अब बात आती है कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं, मैं आपको नेक्स्ट मैं बताऊंगा आपको। ये तो हो गया आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब मैं बात करूंगा कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं कि जिन्हें ये शक होगा, जिन्हें ये इस बात पर डाउट है कि सर मेरा तो लास्ट या सेकंड लास्ट अटेम्प्ट है, ठीक है, सेकंड लास्ट या लास्ट अटेम्प्ट है, तो क्या मैं अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर सकता हूं? यानी कि जो रणनीति पर मैं कार्य कर रहा था, यानी कि या तो मेरा क्या है, मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, अब की बार लास्ट अटेम्प्ट, और या सेकंड लास्ट अटेम्प्ट है। ठीक है, तो ये व्यक्ति जो है ये सोच रहा है कि मैं क्या आपके साथ जुड़ जाऊं और अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दूं। तो अगर आपने वो सीरीज देखा है तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये डाउट आपके मन में नहीं आएगा। लेकिन अभी आपने नहीं देखा है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास में लास्ट भी अटेम्प्ट है, तो आपको, अगर आपका रिजल्ट इस स्ट्रेटजी से नहीं हुआ तो आपको बदल देना चाहिए। क्योंकि अगर आप सेम ही पिच पर कार्य करेंगे, सेम ही स्ट्रेटजी से आप कार्य करते जाएंगे, रणनीति सेम रखेंगे, तो रिजल्ट भी सेम रहना है। तो आपका पास एक जो सबसे बड़ा अब
जो पॉजिटिव बात है वो है कि आप अपना चेंज करते हैं, लास्ट और सेकंड लास्ट ना देखें। ना ही तो ऑप्शनल चेंज करने में आपको ये देखना है, हाँ मीडियम चेंज करने में जरूर देखना है, वो मैंने वहां पर डिस्कशन किया हुआ है। आप वो वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, पूरी की पूरी जो सीरीज है वो प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो वो आप समझ जाएंगे कि मैंने क्या बताया है। तो आप ये ना सोचें कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, सेकंड लास्ट अटेम्प्ट है, तो मैं क्या अपनी स्ट्रेटजी चेंज करूं। बिल्कुल आप चेंज करें और मेरे अनुसार आप चलें। मैं आपको आपके साथ हूं, ये यूपीएससी विद प्रताप चैनल आपके साथ है। जो आपसे यहां बोल रहा हूं वो करके दिखाएंगे, आप ये समझ लेना। समझ गए ना? ये बिल्कुल आप फेथ कर सकते हैं, आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। जो कहा है ये वाला आप कतई भी डाउट में ना आए कि लास्ट अटेम्प्ट है और मैं अपनी स्ट्रेटजी चेंज करूं, कर सकते हैं। दूसरा है वो व्यक्ति जो अभी अपनी तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं वो वल्नरेबल है, जैसे कि मैंने आपको बताया वो ज़्यादा वल्नरेबल है इसके कि जो लोगों का शिकार हो जाए या उन्हें अभी जो बातें हैं वो समझ में नहीं आएंगी मैं कहना क्या चाह रहा हूं या इन बातों में कितनी गंभीरता है। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट वाला जो व्यक्ति है वो इजीली पेड कोर्स परचेज कर लेगा, घर के भी सपोर्ट करते हैं, और लास्ट अटेम्प्ट वाला व्यक्ति जो है वो एक तो जागरूक हो जाएगा बहुत ज़्यादा, उसे क्योंकि टक्कर लग चुकी है, ठोकर लग चुकी है, और वो जागरूकता ही उसका साथ देने वाला है, तो वो जल्दी से इनके चक्कर में नहीं आएगा। हाँ, उसके सामने जो मैंने बताया है डाउट क्या हो सकता है कि मैं चेंज करूं या ना करूं, अब लास्ट अटेम्प्ट बचा है, कहीं ऐसा ना हो कहीं वैसा ना हो, ये सारी बातें आती हैं, स्वाभाविक है। तो मैं जिनका अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि अभ्यर्थियों आप बिल्कुल भी किसी भी चक्कर में ना पड़ें, पेड कोर्स वगैरह आप परचेज ना करें किसी का भी, सिर्फ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। यहाँ पर इतना कुछ लेकर के आने वाले हैं, आपको सिंगल रुपीस भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, सब यहीं से कराएंगे। ना कोई बुकलेट है, जो भी पर्याप्त होगा कम से कम, यानी कि इतना कम होनी चाहिए उसकी, और साइंटिफिक होना चाहिए। जितना आपकी जरूरी है उतना आपको चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है 80-20 का रेशो, 80-20 का जो रेशो है, मैं क्यों बताता हूं इसे, 80-20 का जो रेशो है ये एक थंब रूल है, यानी कि किसी भी बुक को आप पढ़ते हैं तो उसमें 80% होता है जो एग्जाम के काम का नहीं है, जो एग्जाम के काम का नहीं है, और 20% है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी कि एग्जाम के काम का है, एग्जाम के काम का है, यानी कि यहां से एग्जाम आता है। आप समझ गए ना आप? तो ये 80% जो है वो क्या है, समझाने के लिए है। आपको जो भी वो समझाने की बात कर रहे हैं, जो सिद्धांत वो समझा रहे हैं राइटर, या जो भी वो आपसे बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो समझाने के लिए आपको 80% दिया हुआ है। यहां मैं जो बता रहा हूं वो 80% प्लस 20% आपको बता रहा हूं, तो 20% ही तो नोट कराऊंगा ना। किताब की तो अपनी सीमा है, किताब बोल नहीं सकती, तो मैं तो बोल रहा हूं ना, मैं 80% आपका बोलने में कवर करा दूंगा, 20% आपको लिखवाना है। आपने देखा होगा पूरी वो इंडियन ज्योग्राफी वाली पूरी सीरीज देखना, 15 लेक्चर है उसके अंदर, कि हमने किस तरीके से काम किया है, और अगर वहां इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है तो वो भी हम करेंगे कि कुछ कुछ आपको बोर्ड पर डिस्प्ले करें, कुछ आपको लिखा दें। वैसे तो मैंने कहा कि की टर्म में ही लिखना है, तो वही हमने कार्य किया है। तो जो भी अभ्यर्थी अभी पहला अटेम्प्ट में है, पहला अटेम्प्ट देंगे 2024 में, उनसे मेरा एक ही आग्रह है कि आप अभी किसी भी बहकावे में ना आए, कुछ भी बड़े सपने और ये सब जो आपको दिखाए जा रहे हैं इनमें ना फंसे, अपनी एक सही रणनीति बनाएं। एक ऐसा व्यक्ति जो आपसे कह रहा है कि जो यहाँ कर लिया भाई, इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, जिसे एक एक्सपीरियंस है, पूरी यूपीएससी की 10 साल की जो जर्नी रही है उसका एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो बिल्कुल आप पेड कोर्स ज्वाइन ना करें, आप सिर्फ इसको इसी चैनल से आपको पूरा कराऊंगा, ये आपसे मैं भाई लिख करके दे रहा हूं, आपको गारंटी दे रहा हूं, इससे ज़्यादा कोई नहीं देने वाला है। 10 लाख रुपए का भी कोर्स खरीदोगे, इतना गाइडेंस और इतना मटेरियल और ये सब कुछ कोई नहीं देने वाला, समझ गए आप? तो बस यही है कि आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना है आपको यूपीएससी विद प्रताप। यूपीएससी विद प्रताप सब्सक्राइब कर लेना है, और जितना बता रहा हूं बस इतना करते हुए चलना है। इट इज एनफ, काफी है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। ना तो 20 बुकलेट पढ़ने की जरूरत है, ना कोई क्लास नोट्स पढ़ने की जरूरत है, सारे के सारे अंडरस्टूड करा दूंगा, 20% वो यहाँ लिखा दूंगा। उसके बाद में कोई भी बुक उठा लेना, कोई भी नोट्स उठा लेना, अगर आपको उससे बाहर मिले तो यहाँ कमेंट करना, सर आप तो बोल रहे थे इससे बाहर आएगा, नहीं आएगा, जो बोल दिया सो बोल दिया, चाहे कितना भी कोचिंग आप कर लेना। अब बात आती है नेक्स्ट पर, हम आगे देखेंगे तो बुक लिस्ट हमने बता दिया, तमिलनाडु बोर्ड का बुक भी बता दिया,
और जो मैंने वीडियो में बताया है वो आपको करना है, ये भी हम बता चुके हैं। पेड कोर्स नहीं खरीदना है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और मैंने बताया कि जितना भी मैं यहाँ करा रहा हूँ वो यूपीएससी के लिए एनफ है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है 360 दिन के अंदर, 360 डेज में मैं यहाँ पर क्या कराने जा रहा हूँ आपको मैं बता देता हूँ, रिमाइंड करा देता हूँ। 360 डेज में यूपीएससी का 100% सिलेबस कवर करा देंगे, जिसमें इस वाले चैनल पर होगा जीएस का प्रीलिम्स प्लस मेंस। इस वाले चैनल पर ये होगा। आगे जो आने वाले हैं वो मैं आपको तभी जब मैं इसे रिवील करूंगा तब बताऊंगा कि वो कौन से चैनल है जहां पर आपको और मिलेंगे, जिसमें ऑप्शनल हो सकता है ऐसे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, वो सब मैं बताऊंगा। करंट अफेयर ये किस तरीके से हम कराएंगे वो मैं आगे रिवील करूंगा। अभी आप बस इतना देखें, इस चैनल पर आपको जीएस का यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स और मेंस, या आप ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, जैसे यूपीपीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं तो वो इसी पैटर्न पर है, तो भी आप इस सारी वीडियोस को देख सकते हैं, ये वहां पे आपको बड़ी मदद करने वाले हैं। ठीक है, तो 360 डेज के अंदर यूपीएससी का जीएस का प्रीलिम्स और मेंस का 100% सिलेबस कवर कराएंगे। उसी दृष्टिकोण से कराएंगे जिस दृष्टिकोण को यूपीएससी आपसे चाहती है। और साथ ही साथ में सिर्फ सिलेबस कवर नहीं, आपको उसी तरीका की जो मेंटेलिटी होती है ना, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको साधन पर ध्यान नहीं देना है, साधन पर ध्यान नहीं, बल्कि किस पर ध्यान देना है, बल्कि साध्य पर ध्यान देना है। साध्य पर दो शब्द समझे आप, साधन जो बाहरी है, जो बाहरी है ना, बाह्य जो वस्तु है वो सब साधन है, और जो साध्य है वो आंतरिक है, वो आंतरिक है। समझ रहे हैं ना आप, वो आंतरिक है। तो मैं आपके अंदर की बात पर ध्यान दूंगा, मैं बाहर की बातों पर ध्यान नहीं दूंगा। तो आपके बाहर के क्या हैं, बाहर के ये है कि क्लास नोट्स कैसे होने चाहिए, मुझे 30 बुकलेट मिल जाएंगी, बाहर का पेड कोर्स ज्वाइन कर लूँ, मिस्टर एक्स टीचर बहुत अच्छे हैं, उनका मुझे पेट बहुत अच्छा लगता है, उनके जो ये सब कुछ है वो थुतले थुतले से है तो वो अच्छे लगते हैं, उनकी भाषा बहुत अच्छी लगती है। इन बातों में ना पड़े, इमोशनल ना हो, इमोशनल ब्रेक डाउन हो जाएगा नहीं तो। और ये पेपर में आपने देखा होगा, जितना बता रहा हूँ उतना आप कर लें, टीचर के पीछे ना भागें कि वो बड़ी बड़ी बात करते हैं, हवाबाजी करते हैं, वो हवाबाजी अच्छी लगती है। अब ये तो सब क्या हो गया, क्लास नोट्स, यानी कि क्लास नोट्स हो गया, ये सब साधन के अंदर आएगा। कोई भी मतलब मोबाइल वगैरह या टैब वगैरह, मोबाइल टैब, कोचिंग के नोट्स, कोचिंग नोट्स प्लस बुकलेट्स, जो भी है आपकी बुकलेट्स, ठीक है। और जो आपका ये आ जाएगा कोई भी बाहर का सुख सुविधा जो भी आप देखते हैं, ठीक है, सुख सुविधा जो भी है वो सब क्या है, साधन है। तो साधन आपकी जितनी सफलता है उसके अंदर 10% ही भूमिका निभाते हैं। साधन की सफलता में भूमिका क्या है, सफलता में साधन की भूमिका क्या है, मात्र 10% है। देखते रहे ना इसे, जो मैं आपको बता रहा हूं, समझ रहे हैं ना आप। हाँ, ये जो साधन है देखो ना, इसे सफलता जो है आपकी, उसमें साधन की कितनी भूमिका है, बोलना एक बार मेरे साथ। 10% है, 10% है कि आपके पास अच्छे टैब हो, अच्छी आपके पास में मोबाइल हो, आपके पास में अच्छे अच्छे नोट्स हों, आपके पास में 20 बुकलेट्स हों, और या आपके पास में अच्छा कोचिंग का मटेरियल हो, अच्छे कोचिंग का पेड कोर्सेज हो। ये मात्र 10% है। बचा क्या, 90%। जो 90% है ना, 90% है आपकी सफलता में, वो ये है सफलता में। अब इसका वाई से वर्षा भी कर लेना, वाई से वर्षा यानी कि इसका उल्टा भी कर लेना। अगर आप असफल होते हैं तो आपका कौन सा कारण जिम्मेवार है, साध्य है, आपके अंदर जो कारण है वो जिम्मेवार है। अगर आप असफल होते हैं तब आपके अंदर, और असफलता में ये मात्र कितना है, 10%। तो आप इसे बाहर से ना कोसें कि मिस्टर एक्स टीचर ऐसे थे, या मुझे किताब अच्छी नहीं मिली, इंग्लिश मीडियम में बहुत अच्छी किताबें हैं, इंग्लिश मीडियम में न्यूज़पेपर बहुत अच्छे हैं, मैगजीन्स बहुत अच्छी हैं, ये अच्छा है वो अच्छा है, इस पर ध्यान नहीं देना। ये मैं आपको
वही बता रहा हूँ कि जिस गलियों से हम गुजरे हैं ना, जिन रास्तों से मैं भी चल के आया, आप उन्हीं रास्तों पर हैं, तो वो मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि ये जो है ना, ये हमारी जो सोच है ना, ये हमें बांध कर रखती है। इसे हम मेंटल ब्लॉक्स बोलते हैं कि हम बहाने ढूंढते हैं, हमारा मन बहाना ढूंढता है कि इसकी वजह से हम असफल हो रहे हैं, इसकी वजह से हम बचपन में पढ़े नहीं। मैं, हाँ, ये आप पीछे देखेंगे, मैंने वहाँ पे इसका बड़ा जिक्र किया है एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी में, कि जो आपकी जो सफलता है उसमें जो आपकी एजुकेशन जो बचपन में हुई है उसकी कितनी भूमिका है, आप वो देख करके उसे समझ जाएंगे। पढ़ेंगे पूरा, मैं उसमें बताया है आपको, तो वो आपको समझा दिया गया है कि उसका कितनी भूमिका है। उसकी भूमिका है, आप समझें इसे, उसकी पूरी भूमिका है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर भी आज भी आपके पास में हम हैं, यूपीएससी विद प्रताप चैनल है, वो कमी आपको नहीं खलने वाली, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ व्यू आप वहां से लेकर के आते मैं यहाँ प्रोवाइड कराने वाला हूँ। बिल्कुल भी जो कोचिंग बड़े बड़े कोचिंग वाले नहीं कर पाए, हम यहाँ पर करके दिखाएंगे। आपका सपोर्ट चाहिए, आपको ये सारी जो वीडियोस हैं वो दूर तक फैलानी है, लोगों तक इसे पहुंचाना है। खासकर हिंदी मीडियम के जो लोग हैं, हिंदी मीडियम के लोग जो हैं भोले भाले हैं, उनको जो है इस तरीक़ा से माइंड जो ब्रेन वॉश जिसे हम बोलते हैं ना, वो किया गया है कि उनके मन में ये बैठ गया कि हमारे पास अच्छी किताबें नहीं है, हमारे पास अच्छे गैजेट्स नहीं है, हमारे पास अच्छे न्यूज़पेपर नहीं है, हमारे पास रिसर्च नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हम इसी बात में डूबे हुए हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप मेरे साथ रहते हैं तो हम ये सारी बाउंड्रीज जो ना आपके दिमाग से तोड़ देंगे। आप फटाफट आंसर्स लिखेंगे, एकदम आंसर्स लिखेंगे। और मैंने उसी रणनीति में बात की है जहां आपको, क्योंकि प्रीलिम्स पास करना उद्देश्य नहीं है ना, फाइनल सिलेक्शन लेना है। आप दुखी मत होना कि अगर आपका नहीं हुआ तो पता ना क्या हो जाता, नहीं, मैं आपको वो लेकर के चल रहा हूं कि आपके सपना प्रीलिम्स नहीं है, आपका सपना होगा उस टाइम पे कि मैं सफल होना। और वो आएगा कैसे? वो आएगा आपकी तैयारी, जब आप अच्छे आंसर्स लिखेंगे। ऐसे भी आप टाइम टू टाइम लिख रहे हैं, आप एथिक्स का भी जो पेपर है 4th, जिसका लोग देखते ही नहीं है, वहाँ पे भी आप ध्यान दे रहे हैं। और जो 3 है शुरू के, जीएस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनके भी आंसर्स आप लिख रहे हैं। आप ऑप्शनल को भी बराबर समय दे रहे हैं, तब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपके पास में बहुत ही साइंटिफिक नोट्स बने हुए हैं, बहुत ही 20% के जो नोट्स हैं वो आपके पास है, बातें आपको अंडरस्टूड हैं, वो तथ्य आपको अंडरस्टूड हैं। यार आपका रिजल्ट कैसे नहीं होगा, आप मुझे बताइए। मैं वो मेहनत करने वाला हूँ आपके साथ में, बस आपका साथ चाहिए, वो मेहनत आपके साथ करना जो एक भी, और कोई पेड़ नहीं है, ये ध्यान रखना, कुछ भी पेड़ नहीं है, सारा का सारा मेरी अपनी एक डिवोशन है हिंदी मीडियम के लिए, बस वो है जो सोचा है वो है, इसी के लिए मेहनत है। सो भी जो मैं कर रहा हूँ वो डिवोशन है हिंदी मीडियम के लिए, जो मैंने अपने साथ देखा वो दूसरे के साथ ना हो, बस ये है। और वो अगर होता है इसके बावजूद भी कि हम ऑनलाइन हैं, आप तक इंफॉर्मेशन जा सकती है, आप उसे शेयर ना करें अपने दूसरे दोस्तों के साथ, आप हिंदी मीडियम के होने के बाद भी, तो ये गलत है, ये मत करना कभी भी। आपको ये वीडियो शेयर करना है और कहना कि इसे सब्सक्राइब करो, वीडियोस को देखना है, सपोर्ट करना है, ताकि हम इसे बहुत आगे लेकर के जाएं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये बात हमने कही कि साधन और साध्य, इसे एकदम अपने दिमाग में बैठा लेना, ये सिद्धांत है, ये मेरे घर की बात नहीं बता रहा हूँ आपको, ये एकदम सिद्धांत है। और जो लोग आपको पेड कोर्स बेचेंगे वो नहीं बताने वाले, वो कहेंगे नहीं अच्छे कोचिंग होने चाहिए, अच्छी किताबें होनी चाहिए, वो मैंने बोलता ना 10% है, बस वो 10% है, इससे ज्यादा नहीं है, ये 10% है, यहाँ पे लिखा ना मैंने, ये 10% है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हमने यहाँ पे ये देख लिया कि अब आपको जो भी करना है, करना क्या है, क्या पढ़ना है, ये सारा आपको मिल जाएगा एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी सीरीज से। वहाँ आपके पास कोई डाउट रहने वाला है नहीं, ये आप पूरा अच्छे से देखें और जो भी हमने यहाँ पे कराया है वो देखें। और जो भी अब मैं जैसे बता रहा हूँ कि आपको जो ऑप्शनल है, एथिक्स है, मेंस का जो ब्रह्मास्त्र मैंने वहाँ पे बताया था, ऑप्शनल, एथिक्स पेपर और एस्से, इस पर हमारा विशेष गौर रहने वाला है। यहाँ नहीं, जो मैंने अलग एक प्रोजेक्ट सोचा है वहाँ पर उसे करने वाले हैं, आप चिंता ना करें, एकदम पूरी तरीक़ा से आपका 360 दिन मैंने बोला है उससे पहले ही कवर करा देंगे सारा। तो इसका आप कतई भी अपने मन में चिंता ना करें, बस साथ लगे रहें, इतना ही काफ़ी है। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पर लगभग जो बातें हैं बताई हैं, जिन लोगों का नहीं हो रहा है, हिंदी मीडियम के हैं, चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं, यूपीएससी प्रताप आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ। उस स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में यहाँ से आपका रिजल्ट होने वाला है। जिस सत्यता से मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ आप उसी से इसे लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो अब हम देख रहे हैं कि आपका जो जागरूकता है, आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो कैसे बढ़ाएगा। ऑब्जर्वेशन यानी कि आप जो देख रहे हैं या जैसा आप चल रहे हैं, तो आप आसपास कितना निगाह रख पा रहे हैं। आपने कोई भी एक पैकेट खरीदा, कोई बिस्किट का या नमकीन का, क्या आप उसे पलट कर देखते हैं?
देखते हैं कि इसमें कितना ट्रांस फैट है, एनर्जी इसमें कितना है, सोडियम कितना है, इसमें पोटेशियम कितना है, क्या क्या है इसमें, ऐसा आप देखते हैं क्या उसे। फैट है तो सैचुरेटेड फैट कितना है, अनसैचुरेटेड फैट कितना है, ये है अवेयरनेस। और ये अवेयरनेस लाती है ऑब्जर्वेशन। जब आप ऑब्जर्व करते हैं आपके सराउंडिंग थिंग्स को, तब ये आपके अंदर आ जाएगी। अब आप यूपीएससी का जो एग्जाम हुआ है 28 मई को, जो यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम हुआ है, प्रीलिम्स 28 मई 2023, ये जो एग्जाम हुआ है आपने इसमें देखा कि इस जो सिद्धांत मैंने आपको बताया है ऑब्जर्वेशन, इससे कितने प्रश्न हल हो सकते हैं। आप देखना इसे कितने प्रश्न इससे हल हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 20 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके ऑब्जर्वेशन से हल हो सकते हैं। और कम से कम 10 से 12 प्रश्न ऐसे हैं जो पीवाईक्यूज आपने किए होंगे, पीवाईक्यूज उनसे हल हो सकते हैं, पीवाईक्यूज से हल हो सकते हैं। और अगर आपने बुक पढ़ी है, यानी कि जो सामान्य बुक हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री के लिए जो हम पढ़ते हैं, पॉलिटी के लिए जो हम पढ़ते हैं, और एनवायरनमेंट के लिए जो हम पढ़ते हैं, अगर हम इन्हें लगाते हैं तो लगभग कम से कम 30 प्रश्न आप उनसे कर पाते हैं। 30 या 25 से 30 प्रश्न आप मान के चलें, 25 से 30 प्रश्न ऐसे हैं जो आप कर पाते। परंपरागत जो भी आप सोर्सेज हैं, परंपरागत स्रोत से, जो परंपरागत स्रोत हैं आपके, उनसे आप कितना कर पाते, 30 प्रश्न से 25 से 30 प्रश्न आप कर पाते। ये मैंने इसमें ऑब्जर्व किया पूरा पेपर देखने के बाद में। आपने देखा है कि मैं कोई ऐसा आंसर की लेकर के नहीं आया। मुझे पता है कि आंसर की लगभग जितने भी फर्जी दे चुके हैं, फर्जी आंसर की वो दे चुके हैं। और आपको पता है कि जब तक प्रीलिम्स नहीं हो जाएगा अब 24 का, तब उससे पहले आंसर की यूपीएससी देगा नहीं, तो वही आंसर की आपकी फाइनल भी मानी जाएगी। और इनके आंसर की और यूपीएससी के आंसर की में लगभग 8 से 10 प्रश्न का अंतर होता है। जबकि आप देखेंगे कि 42 तक आपका मेरिट जाने वाला है इसका, और उसमें 10 प्रश्न आप हटा दो तो आप बचते कहाँ हो यार। एक आध दो प्रश्न का तो बात समझ में आती है, लेकिन 10-10 प्रश्न जो है यूपीएससी के आंसर के, और इसमें आप समझ सकते हैं। तो ये मैं सोच कर चलता हूँ कि उसका कोई लॉजिक है नहीं। लॉजिक इस बात का है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया है, इसे देख करके कि आप 10 से 20 प्रश्न ऐसे हैं जो ऑब्जर्वेशन आपने किया होगा, तो आप इजीली ठंडे दिमाग से बैठ करके, थोड़ी हिम्मत दिखा करके, थोड़ा सेंस लगा करके, क्योंकि आपको 120 मिनट में 100 प्रश्न नहीं करने हैं। 120 मिनट में आपको कितने नहीं करने हैं, 100 प्रश्न नहीं करने हैं। कौन बोल रहा है ऐसा? 100 प्रश्न नहीं करने हैं। कितना? 120 मिनट के अंदर। तो कितने करने हैं आपको? 60 या 70 प्रश्न मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम, इसके बीच में प्रश्न करने हैं। और ये जो 60 से 70 प्रश्न हैं, ये आपको करना है। टाइम कितना है आपके पास में? 120 मिनट। तो अप्रोक्सीमेट अगर 60 करते हैं आप तो 2 मिनट के करीब आपको मिल जाने वाला है। अगर आप 70 करते हैं तो थोड़ा सा 2 मिनट से कम मिल जाने वाला है। समझ गए आप? तो आपके पास में अप्रोक्सीमेट 2 मिनट का समय हम लेकर के चल रहे हैं एक प्रश्न के लिए। तो एक प्रश्न जो है आपके पास में बराबर 2 मिनट। तो अब यह बात आती है कि हमें ठंडे दिमाग से सोचने की आवश्यकता है, यानी कि जिसे हम कहते हैं इत्मीनान, यानी कि जिसे हम बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस, यानी कि बहुत गहराई से दिमाग से सोचने की जरूरत है, बैठ करके उन्हें आपस में कनेक्ट करने की जरूरत है। क्योंकि हमें पता है कि प्रश्न तो 100 देखने हैं, लेकिन करने हैं 60 प्रश्न या 70 प्रश्न या 65 प्रश्न। इसके बीच में भी आपको प्रश्न बस अटेम्प्ट करना है, इससे ज़्यादा प्रश्न आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। अब आप आते हैं कि सर आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं कि ये जो प्रश्न आप बता रहे हैं कि भाई इतने प्रश्न इससे हो जाते, तो ये कैसे है? इससे किस बात से आप जस्टिफाई करेंगे?
तो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, अगर मेरे पास है पेपर तो उससे मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसे देखेंगे आप, ये है मेरे पास में प्रश्न पत्र। अब इस प्रश्न पत्र में आप देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, कोई आंसर वगैरह तो आपको अब मुझे लग रहा है कि आवश्यकता होगी भी नहीं कि आपको यहाँ कोई आंसर वगैरह बताए जाएं, क्योंकि आप सभी अपने आंसर्स चेक कर चुके हैं ऑलरेडी है। देखेंगे पहला प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे, झेलम के विषय में दिया गया है कि झेलम नदी वूलर झील से होकर जाती है, कृष्णा नदी कोलेरू झील जो कोलेरू झील से होकर के जाती है, और गंडक नदी इस प्रकार से। तो ये है आपके जो परंपरागत सोर्स हैं। मैं परंपरागत बार बार नहीं लिखूंगा, बस इसके लिए मैं पी लिख दे रहा हूं यहाँ पे ताकि आप समझ जाएंगे, ठीक है। पी आर लिखे दे रहा हूं। परंपरागत सोर्स से आपका ये प्रश्न हो जाता, हाँ या ना? हो जाता ये प्रश्न, परंपरागत सोर्स जो आपके पास है उनसे ये प्रश्न हो जाता। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, ये जो प्रश्न है ये आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप एग्जाम में हैं तो ये इस टाइप के जो प्रश्न है आपको नहीं करना है, समझ गए ना आप? एक बार देखा कि भाई ये इस तरीका से नहीं पता, बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता है नहीं, तो ये आपको छोड़ देना है, नहीं करना तो नहीं करना। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में तीसरा प्रश्न देखेंगे कि वृक्षों पर विचार कीजिए। यहाँ वृक्ष दिए गए हैं जैसे कटहल, ठीक है, महुआ, फिर है सागौन, इस तरीका से। और नीचे दिया गया है कि आपको बताना है कि पर्णपाती वृक्ष। और पर्णपाती वृक्ष आप समझते हैं कि जो अपने पत्ते गिरा देते हैं, जो अपने पत्ते गिरा देते हैं। अब आप सोचें कि आप गांव देहात के हैं, आप भी, मैं भी किसी गांव से हूं, और मैंने ये वृक्ष देखे हैं, तीनों वृक्ष मैंने, सागौन भी मैंने देखा है, महुआ भी मैंने देखा है, और कटहल भी मैंने देखा है। आपने देखा होगा कि कटहल क्या अपने पत्ते गिराता है क्या? कटहल देखा ना आप भी किसी गांव में। ये सब क्या है, इसे मैं कहता हूं कि ये ऑब्जर्वेशन, वो भी मैं इस पे लिखूंगा, ऑब्जर्वेशन की ही ये प्रश्न है। अगर आपने ऑब्जर्वेशन किया है, ये आपको रटने से नहीं आने वाला। आप सोचेंगे कि मैं किसी किताब में अब के नहीं, अब की बार तो मैं धुआं निकाल दूंगा, ये ऐसा पढ़ के जाऊंगा कि कुछ भी पूछ ले। नहीं नहीं, ये गलत मेंटेलिटी से आप जा रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि ये अपने आप के साथ में अत्याचार है। आप इसे अपने साथ अत्याचार नहीं करना है, सिर्फ प्रीलिम्स ही पास नहीं करना है, समझ रहे ना? यही है यूपीएससी, यही आपको फांस रही है कि आप सोचेंगे क्या आपका प्रीलिम्स में धुआं, फिर निकालेंगे क्या, करेंगे क्या आगे? तो इसलिए ये है क्वालिफाइंग एग्जाम, इसको यहां से जीतना है, समझ गए? हाँ, उसी मेंटलिटी से जिससे वो बॉलिंग कर रहा है ना, उसी से बैटिंग करेंगे। ये नहीं है कि बॉलिंग तो वो स्पिन कर रहा है और आप फास्ट बॉलिंग की तरह बैटिंग करना शुरू करें, जैसे कि फास्ट बैटिंग पर करते हैं ना, फास्ट बॉलिंग पर करते हैं, हाँ, उसी प्रकार से नहीं करना है। आपको स्पिन की तरह खेलना है, फिर स्पिन को अलग अलग बैटिंग की तरीके होते हैं, समझ गए? हाँ, तो इस तरीका से ये है ऑब्जर्वेशन कार्य, यहां पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका ऑब्जर्वेशन सही है, आप नॉर्मल इंसान भी है, नॉर्मल आपकी परवरिश हुई है, तो ये एकदम आप करेंगे इसे। आपने देखा होगा कि कटहल आपको गांव देहातों में मिलता है, इसकी एग्रीकल्चर मिलती है, और आपने देखा है पत्ते नहीं गिराता। अगर ये पत्ते नहीं गिराता तो आप तो इसे हटा देंगे। आगे देखना, महुआ, महुआ आपने देखा है ना? हाँ, आप गांवों में देखे होंगे कि जहाँ जगह खाली पड़ी रहती है वहाँ महुआ हो जाता है, और वो जो है अपने पत्ते गिरा देता है। बहुत ही एकदम आपको ऑब्जर्व करने की बात है, ये एकदम सही है। और सागौन भी क्या करता है, पत्ते गिराता है। ये आपको ये बुक में भी मिल जाएगा सागौन वाला तो, लेकिन आपको ये महुआ वाला जो है ये यहाँ से मिल करके आप जो है इसे 2 और 3 सही है, केवल 2 सही है इसके। इस तरीका से आप इसे कर सकते थे। आगे देखना आप, 4th प्रश्न देखेंगे हम, 4th प्रश्न देखेंगे, और इसे यहाँ नीचे शायद होगा, यहाँ पे देखते हैं, अच्छा इधर है, हाँ 4th प्रश्न देखना, कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर आपसे विचार करा रहा है। अब देखना इसका पहला कथन क्या है, चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। पहला प्रश्न क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या है कि चीन के पास में कम है और भारत के पास ज्यादा है। अब आप देखेंगे चीन का आपने थोड़ा भी अगर पढ़ा हुआ है तो चीन की जो पूरी पॉपुलेशन, अगर आपने इतिहास भी पढ़ा है तो माओ के समय में जो गृह युद्ध हुआ था उनका, उसमें और अब आप उसका पूरा मैप देखेंगे तो उसकी पूरी पॉपुलेशन किधर की साइड शिफ्ट है बताना? उसका पूरी पॉपुलेशन ईस्ट कोस्ट पर शिफ्ट है,
मैप देखना, आप उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। और ये लाइन आपको सामान्यतः लोग जब आप टीवी में या न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं तो आप समझ गए होंगे कि जो चाइना है वो टेरेन है, यानी कि या तो वो पथरीली भूमि है या फिर उसके पास में रेगिस्तान है या फिर वहां पर एग्रीकल्चर के लिए भूमि कम है। अब आप पहली बात देखेंगे कि चीन के तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य भूमि है। ये बात सही है। ये किसका है? ये भी ऑब्जर्वेशन से आप ऐसा कर सकते थे। मैं आपको बता रहा हूं कि जहां आपको ऑब्जर्वेशन करना है, इस तो जिद नहीं पालनी कि पढ़ के जाऊंगा और सब कुछ करिएगा, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, स्वीकार करना है। वो मैं ऐसे उचक करके चांद को पकड़ूंगा, ये बात सही नहीं है, ऐसा प्रयास मत करना, समझे? हाँ, ये ऐसा ही है। अगर आप सोच रहे हैं कि अब की बार कर दूंगा, वो नहीं होने वाला। चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है, यानी कि चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र यानी कि जो इरिगेटेड लैंड है उसका जो अनुपात है वो भारत में ज्यादा है, ऐसा ये बोल रहे हैं। ठीक है, आगे देखना, आगे देखेंगे चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। उसके बाद में आप आगे देखेंगे चीन की तुलना में भारत में कृषि प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन अधिक है। अब आप देखोगे कि ये जो तीसरा विकल्प जो इसने दिया, तीसरा स्टेटमेंट जो इसने दिया और पहला स्टेटमेंट, अगर आपको पता हो, अगर आपने थोड़ा भी ऐसा पढ़ाई किया है तो आपको पता होगा कि चाइना जो है वो जो एक्सपोर्ट है वो भारत से ज़्यादा करता है। फल का भी एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, जो सब्जी है उनका भी एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, कभी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको अमूमन ये सारी जो खाद्य वस्तु हैं उनका एक्सपोर्ट आपको ज़्यादा दिखेगा। इसका समझ गए? नॉर्मल भी आपका ऑब्जर्वेशन है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं इतना ऑब्जर्वेशन तो होता है। अगर सामान्यतः आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं तो आप जैसे इसे देखेंगे तो पहले जो विकल्प है उससे ये बिल्कुल ही क्या कर रहा है, कंट्राडिक्शन कर रहा है। यानी कि अगर भारत के पास सिंचित क्षेत्र भी ज़्यादा है, कृषि योग्य भूमि भी ज़्यादा है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी ज़्यादा, तो भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर होना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप? हाँ, तो ये कॉमन सेंस का है, ऑब्जर्वेशन आप ऐसा कर सकते थे। इस प्रकार से ये आपका जो गलत हो जाएगा और ये आपका ज्यादा हो जाएगा, और इस पे भी क्या हो जाएंगे, केवल 2 विकल्प आपके सही हो जाएंगे। समझ गए आप? तो 2 इसके भी सही हो जाएंगे, तो ये भी ऑब्जर्वेशन से आप ऐसा कर सकते थे। समझ गए? तो आपको यहां टाइम लगाना था और इस तरीका से ये प्रश्न करते हैं। आप आगे देखना, एक 5th प्रश्न है, 5th देखना। तो को निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री स्तर में पुनरावृत्ति गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिसे वर्तमान समय में सुरक्षित कच्छ भूमि, देख रहे हैं यहाँ में इसमें ही दिया गया है, सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है। भीतर कनिका कहाँ है, आप सोचना इसे, मरकन, नौपाड, लेकिन कच्छ यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी कच्छ आ रहा है, तो आप इसे भी लगाकर देखो, याद है जो कि होगा नहीं, तो आपको अगर यहाँ पे सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न, इसकी लैंग्वेज पकड़ो। मैंने क्या कही थी प्रीवियस लेक्चर में, आपको भाषा भी पकड़नी पड़ेगी, भाषा पर भी काम करना पड़ेगा। हमको भाषा पर भी विचार करना पड़ेगा, कह क्या रहा है। भाषा का अपना एक अलग विज्ञान है, याद रखना इसे, भाषा विज्ञान अलग है, वहां वो भाषा से ही पकड़ते हो कहना क्या चाह रहा है। आपने देखा होगा ना कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में उसका एक अर्थ होता है, तो सेम ऐसा ही है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री स्तर में पुनरावृत्ति गिरावट, यानी कि समुद्र का जो स्तर है वो आता है, ज्वार भाटे की स्थिति बनती होगी, पक्का यही है, आगे पानी जाएगा और फिर वापस लौट करके आ जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। और जब समुद्र का पानी जब आगे जाएगा तो कोई भी तरीका की लैंड हो वो क्या कर देगा, उसे बताना, उसको स्टरलाइन कर देगा। स्टरलाइन का मतलब है बंजर भूमि, इनफर्टाइल भूमि, क्योंकि उसके अंदर होता है नमक, नमक होता है, और नमक जब आगे जाएगा वो नमकीन पानी, तो वो कृषि योग्य तो उसे छोड़ेगा नहीं। वही यहाँ कह रहा है कि गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिसे वर्तमान समय में सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है। और कच्छ भूमि कहाँ उत्पन्न होगी, तो कच्छ कारण 2 है, ये लिटिल कच्छ और ये। तो आप ये भी प्रश्न कर सकते थे, यहाँ पर भी आपको बिल्कुल रिस्क लेना चाहिए ऐसे प्रश्न पर कि जहाँ ये भी आ रहा है और यहाँ पे आपको लेना चाहिए था रिस्क, और ये प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था। अभी तक एक प्रश्न ऐसा है जो आपको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मोनाइट और रूटाइल, ये भी आसान प्रश्न है। ये आसान प्रश्न क्यों है, अगर आप साइंस से पढ़े हुए विद्यार्थी हैं तो आपने आयरन और ये पढ़े हैं, और पढ़े हैं, और ORE और यानी कि अयस्क, अयस्क पढ़े हैं आपने। अगर आपने अयस्क पढ़े हैं तो आपको पता होगा एल्यूमिनियम के अयस्क कौन कौन से हैं, ताम्र और लोहे का तो ये है नहीं, कम से कम ये तो आप एकदम काट देंगे। बचता है आपका जो कंफ्यूजन है वो एल्यूमिनियम और टाइटेनियम में हो सकता था। एल्यूमिनियम के तो लगभग सभी याद होते हैं, तो एल्यूमिनियम से आप निकल करके इसे टाइटेनियम में आ सकते थे कि जो टाइटेनियम है
ये एल्यूमिनाइट और रूटाइल जो है ना, इसी के क्या है, अयस्क हैं। ये इजी प्रश्न था और इसे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था। ये क्लास 12th में 6th 8th में आप पढ़ चुके होंगे। अगर ये करना है तो ये भी आसान प्रश्न, मैं इसे गिनूंगा। आगे देखना इसे, संसार के लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों में बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु किस देश के द्वारा उत्पादित की जाती है। ये जो प्रश्न है ये भी हम इसे ज़्यादा टिपिकल प्रश्न नहीं कहेंगे। कारण क्या है इसका मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में जहाँ पर आपको संसाधन आते हैं वहाँ पर जब जो लोग पढ़ाते हैं उनका मुझे नहीं पता वो किस तरीक़ा से पढ़ाते हैं, हमें ये सब चीज़ गूगल करके देखनी होती है। गूगल में जैसे कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इस तरीक़ा से बोल रहा है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द एल्यूमिनियम, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ये 50 60 100 करीब आपको गूगल करना है और उसी से ये सारे के सारे आ जाने वाले हैं। अब हो सकता है कि जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनके लिए टिपिकल हो सकता है, ये पक्का मैं आपको बता रहा हूँ, और नहीं तो ये जो प्रश्न है ये भी करने योग्य है। तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ये इसका आंसर है। गूगल आप करते हैं, मेरी आदत है शायद ऐसा कि मैं गूगल करता रहता था पहले भी और अभी भी मेरी आदत है, मन में आ जाता है कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द टमाटो, लार्जेस्ट एल्यूमिनियम, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द एल्यूमिनियम, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द आयरन, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कोल, और इसमें भी आपका जो कुकिंग कोल, और ये इस तरीक़ा से मेरी आदत है। मैं जब भी कभी लेटता हूँ तो ऐसा बोल कर उसके सर्च करता रहता हूँ। तो आप भी अपनी आदत में डालें इसी तरीक़ा से, लार्जेस्ट जो फ्रूट एक्सपोर्टर, लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसर इंडिया का भी आप ऐसा सर्च कर सकते हैं। मुझे आदत है जैसे कि अब मैं लेटा हुआ रहता हूँ तो होती है ना, उसके लिए ग्रेन्स, क्रॉस ग्रेन, इस तरीक़ा से मैं बोलता रहता हूँ। मैं हिंदी मीडियम से, तो वो मैं हिंदी में बोलता हूँ तो हिंदी में सर्च करके देता है और उसका हम पढ़ लेते हैं। तो ये आदत में डालना है आपको भी, और बाकी तो मैं यहाँ पर सब कराने वाला हूँ तो उसका तो आप चिंता ना करें, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे प्रश्न पर, और ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि आपको कैसे सोचना था। अगर आप सोच रहे हैं कि अगली बार जाकर के मैं धुआं निकाल दूंगा, आपका इतना पढ़ के जाऊंगा, इस मेंटेलिटी को नहीं रखना है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यूपीएससी में ये वाली मेंटेलिटी काम नहीं करती। अपने आप में बदलाव चाहिए, अपने आप को बदलना है। अगर आप ये कर लेते हैं तो रिजल्ट एक नहीं 110% आपका होना ही है, आप समझ लेना इसे, ठीक है। 8वां प्रश्न क्या है, कौन सा कांगो बेसिन का भाग है। अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना ही उचित है, छोड़ देना इसे, कोई दिक्कत नहीं है। ये याद नहीं है, ठीक है, तो छोड़ दो इसे। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न देखना, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अमरकंटक पहाड़ियां, विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों का, ये तो हमने शुरू में भी कराया था। ये जो सह्याद्री कहाँ है ये तो छोड़ दो इसे। बिलगिरीज पहाड़ी, सतपुड़ा कहाँ रहा, बिलगिरीज आपको वैसे भी अपने नॉर्मल ज्योग्राफी की कोई भी बुक आप पढ़ेंगे परंपरागत सोर्स से ये प्रश्न हो जाने वाला है। ये कर्नाटका के अंदर है। शेषाचलम पहाड़ी, पश्चिमी घाट नहीं है। वैसे तो मैंने अभी यहाँ पे कराया था आपको पूर्वी पश्चिमी घाट, लेकिन आने वाले समय में जब मैं कराता तो और भी हम जब इसका अलग से अध्ययन करेंगे तो ये सारे हम कराते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी घाट में कौन कौन सी और पहाड़ियां हैं, उनके नाम से पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, इस तरीका से कराते हैं। तो इसका ये भी गलत है, तो इसमें भी कोई भी सही नहीं है। इस तरीका से हो सकता था, ये करने योग्य है, यानी कि जो परंपरागत रिसोर्सेज हैं उनसे आपको ये प्रश्न हो जाने वाला है, परंपरागत रिसोर्सेज से। आगे देखना, भारत में कनेक्टिविटी परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अधीन पूर्वी, भारत की कनेक्टिविटी परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अधीन पूर्व पश्चिम गलियारा, डिब्रूगढ़ और सूरत को जोड़ता है। ये जो प्रश्न है, अगर आप कुछ समय से पढ़ रहे थे तो ये इजी प्रश्न है आपके लिए, ठीक है। ये वाला प्रश्न जो है आपके लिए क्या है, इजी है। अगर आप पहले से नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ दिन से तैयारी नहीं कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा न्यूज़ के टच में आप नहीं हैं, तो ये फिर आपको परेशान करने वाला था, ठीक है जी, ये परेशान करने वाला था आपको। तो आप इसे आप ऐसे मान के चल सकते हैं कि अगर आपने परंपरागत पढ़ा हुआ है तो नहीं तो आप इसे छोड़ सकते थे। आपको इस यहाँ तो आप कर सकते थे, ये जो पहला वाला इसमें दिया है ना, ये यहाँ तो आप एक बार को इसे कर सकते थे, ये वाला इजी है पहला वाला। आगे देखेंगे मणिपुर मोहरे, ये वाला जो है फिर आगे आपको यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। यहाँ पर ये जो दोनों हैं, अगर एक सामान्य विद्यार्थी हैं आप और आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं तो ये वाले आपको परेशान कर सकते हैं, समझ गए आप। हाँ, तो आपको ये प्रश्न भी आप क्या कर सकते थे, इसको भी आप छोड़ सकते थे, क्योंकि एक पर तो मैंने आपको बताया, एक पर तो आप जाकर के कर नहीं सकते इस वाले प्रश्न को, वैसे भी तो ये आप छोड़ सकते थे। आगे देखना, 11वां प्रश्न, भारत अपने
पास यूरेनियम निक्षेप होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है। ये स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा। ये सामान्यतः जितनी भी आप कोई भी फर्जी बुक भी आप पढ़ेंगे यूपीएससी के लिए, वहाँ भी लगभग ये मिल जाएगा, या फिर आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के सीसेट में जो पैसेज आते हैं ना वो भी पढ़ेंगे तो भी आपको ये प्रश्न हो जाएगा। या सामान्यतः आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी आप पढ़ेंगे, यानी कि PYQs भी आप पढ़ेंगे तो भी ये प्रश्न हो जाता है आपसे। अगर आप कोई भी परंपरागत रिसोर्सेज आप फॉलो कर रहे हैं तो भी ये हो जाता, अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो भी, या सीसेट का जो पैसेज आते हैं अगर आपने वो भी पढ़े हैं तो ये प्रश्न हो जाने वाला था आपसे। ठीक है, तो ये वाली बात तो सही है। आपने देखा होगा कि भारत के अंदर जो तापीय ऊर्जा है ना, तापीय ऊर्जा ज़्यादा, हम तापीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करते हैं, कोयला से करते हैं। सही है, आगे देखना, विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% समृद्ध यूरेनियम होना आवश्यक है। अब यहाँ पर आदमी फंस सकता है कि भाई 60% है, 20% है, 1% है, 2% है कितना, या 10% है कितना। तो यहाँ पर आप फंस सकते थे। पहले वाले में से तो आप क्लियर थे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़े हुए हैं, अगर आप न्यूज़पेपर भी सही से फॉलो करके चल रहे थे, न्यूज़पेपर, सीसेट के पैसेज आपने पढ़े हैं, PYQ आपने पढ़े हैं, परंपरागत रिसोर्सेज आपने पढ़े हैं, तो पहला वाला तो आपका सही हो जाता। लेकिन दूसरे वाले में कम से कम यहां आप फंस सकते थे। तो एक बात मैं आपको जनरली मैं बता रहा हूं कि जहां पर यूपीएससी परसेंटेज, नंबर और सन, कहीं किसी पर्सपेक्टिव को छोड़ दो, अगर ऐसा देता है तो 90% प्रश्न आप देखेंगे कि वो जो स्टेटमेंट है या वो जो विकल्प है वो गलत होगा। सही है, क्योंकि वो जानता है कि बच्चा कहां पर फंसेगा, कहां वो याद नहीं कर पाएगा। समझ गए, इसलिए ये जो प्रश्न है दूसरे में आप फंस सकते थे। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आपने पढ़ के गए हैं तो ये क्या है, कर सकते हैं। इसे मैं परंपरागत रिसोर्सेज में लेकर के चलूंगा कि आप परंपरागत रिसोर्स आप ये कर सकते थे, डूएबल है। ठीक है, हाँ आगे देखेंगे। लेकिन हाँ, इसमें क्या है, 3 से 10% के मानने में वो आता है, कुछ इतना भी अगर है तो भी हम यहाँ पे यूरेनियम से बना सकते हैं। और इसमें कोई एक, पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला गलत है। ठीक है, हाँ ये है। आगे देखेंगे, 12वां प्रश्न है, शिशुधानी स्तनी यानी कि मार्सिपल प्रकृति के रूप में भारत में नहीं होते, यानी कि ऐसे जैसे कि कंगारू टाइप के जो होते हैं, जो थैली में अपने बच्चे को रखते हैं, उनको बोलते हैं मॉर्सुपियल, यानी कि मार्सुपियल बोलते हैं, यानी कि शिशुधानी स्तनी। ठीक है, कह रहा है कि प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि क्या ये भारत में होते हैं, भाई आप भी पढ़ रहे हैं, मैं भी, हमने चीता के बारे में सुना कि हाँ चीता होते थे, और हमने लायन के बारे में सुना, हमने हाइना के बारे में, ये कुछ कुछ सुना है ना हमने कि भाई ये होते हैं जो हमारे। लेकिन कभी आपने सुना है कि हाँ ऐसा भी कोई जानवर है? नहीं सुना ना भाई, मैंने नहीं सुना। अगर आपने ऑब्जर्वेशन आपने किया हो और आपने सुना हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैंने नहीं सुना। अब आप आगे देखना, सही हो जाएगा ना, हाँ तो ये हो जाएगा सही कि भारत में ही नहीं होते। आगे देखना, शिशुधानी केवल परभक्षी रहित, केवल यहां देखना, मैंने आपको एक बात बताई है कि अगर वहां कहीं जर्नलाइजेशन अगर वो कर देता है, कहीं पे भी जर्नलाइजेशन यानी कि सामान्यकरण अगर वो कर देता है, जैसे बोलते हैं जर्नलाइजेशन, तो सावधान हो जाइए तुरंत। अब पता कैसे चलेगा, जैसे कि केवल, सभी, यही, वही, अगर सामान्यकरण वो कर रहा है तो सतर्क हो जाइए और सोचिए कि क्या एग्जामिनर के पास में ऐसी स्टडी है, या वास्तव में ये कुछ हो सकता है क्या ऐसा कि उसे पता है कि कहां कहां ये है, कहां ये नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए अंदाजा लगाइए, अगर ऐसा है, शिशुधानी केवल परभक्षी रहित घास स्थलों में ही पाए जा सकते हैं। तो यहाँ केवल वर्ड जो आया है, ओनली जो वर्ड आया है, अब यहाँ सतर्क हो जाने की जरूरत है। और इतना रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा कि 100% तो नहीं है, लेकिन 90% से ज़्यादा यूपीएससी में देखा है कि ओनली इस तरह का, कि जब वो स्पेसिफिकेशन करेगा या उसको जनरलाइजेशन की, सामान्यकरण की प्रश्न करेगा तो वो गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार ये गलत हो जाएगा। कुछ बातें आप ध्यान रख लेना, ये कि जहाँ जैसे मैंने अभी बताया कि नंबर या परसेंटेज कुछ देगा वो, तो 90% गलत होने के ही चांस है। रिस्क तो लेना पड़ेगा अगर आपको यूपीएससी में जाना है, और उसको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। और हम इसे क्या कह सकते हैं, ऑब्जर्वेशन। इसे हम क्या कह सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से ये प्रश्न हो सकता है, रटने से नहीं होने वाला। किसी भी साल में ऐसे प्रश्न आएंगे ही आएंगे। आप सोचे कि अब की बार रट के जाऊंगा, नहीं होने वाला। इसके लिए तैयार रहें। जितना भी आपने लोगों का आंसर की देखा है, एक भी मुझे कमेंट करना, बताना कि किसी ने ऐसा बताया आपको। करना क्या यार, जो हो गया वो हो गया, लेकिन हम अंदर क्या बदलाव करें। साधन, साध्य और साधन के अंदर जो मैंने बताया, साध्य और साधन,
तो मैं आपको बदलने का प्रयास कर रहा हूं, तो आप देख लें कि मैं आपको वो बता रहा हूं कि जो आपको मिलेगा ही नहीं कहीं पे भी। तो आप इसे देखेंगे और इसका इसी तरीका से अपना ऑब्जर्वेशन बढ़ाएंगे, आगे की ओर ध्यान रखेंगे कि जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो, देख रहे हो, तो देखा अच्छा यहाँ ऐसा है, अच्छा ठीक है यहाँ ऐसा है, उन्हें कनेक्ट करें आपस में जो आपने पढ़ा है। और जो एक बात तो मैं आपको और साझा करना चाहता हूं, और वो बात है जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, कि जो भी नॉलेज है, नॉलेज का एप्लीकेशन आपको आना चाहिए, एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। यानी कि हमारे जो दैनिक जीवन है, दैनिक जीवन जो है, उसमें जो कहाँ पे वो काम आ सकता है, कहाँ उसकी उपयोगिता है, कैसे हम अपने दैनिक जीवन से उसे कनेक्ट कर सकते हैं, इसको आप ध्यान रखना। जो भी आप पढ़ रहे हैं ना किताब में, उसको अप्लाई करने के प्रयास करना, कि क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न आए हैं, खासकर पॉलिटी के जो प्रश्न हैं, या वैसे भी आप देखेंगे बहुत सारे प्रश्न आपको एप्लीकेशन बेस आए, किताब में है लेकिन उसका एप्लीकेशन आपसे पूछा गया। तो इसका आपको एप्लीकेशन सीखना है। तो जो भी आप आगे पढ़े, क्योंकि ये सिर्फ अभी प्रीलिम्स में नहीं, मेंस में भी आप एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न देखने वाले हैं आने वाले समय में, उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो एक ये बात आपको ध्यान रखना है, जितना मैं बता रहा हूं वो आप एकदम अपने दिमाग में बांध लेना, अगर नेक्स्ट ईयर आपको ये पेपर पास करना है तो। आगे चलेंगे और यहां पर देखना, एक तरह की संक्रामक इन्वेसिव जीव जाति स्पेसीज विशेषज्ञ समूह, वैश्विक यानी कि इसका नाम, जो वैश्विक संक्रामक जीव जाति डेटाबेस विकसित करता है, निम्नलिखित में से किस एक संगठन से संबंधित है। अब आपको देखो, इन्वेसिव स्पेसीज, एंडेंजर्ड स्पेसीज, ये कौन करता है? IUCN ही करता है ना। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, देखो इस प्रकार के जो प्रश्न है या तो आपको याद होने चाहिए, या आपने माइंड में सीधा क्लियरिटी रखो कि अगर उससे रिलेटेड संस्था दी गई है, या तो छोड़ना है या तो वो करना है, सीधी सी बात है, और कोई आपके पास नहीं है, या याद होना चाहिए। जो कि आपको पता है कि इतनी सारी बातें याद रखना संभव नहीं है ह्यूमन के लिए, अगर आता है आपको याद है तो बेस्ट है, फिर इसका कोई नहीं है। इसमें देखेंगे ये है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, IUCN। IUCN जो है यही करता है, तो बस इसमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको इस तरीका से थोड़ा सा जो है हिम्मत दिखानी होगी, याद कर करके इसी प्रकार से ये सब कुछ करना होगा आपको, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो ये कहां से आया ये वाला प्रश्न? ये करंट अफेयर्स आप इसे बोल सकते हैं, करंट अफेयर्स आप इसे बोल सकते हैं, ये प्रश्न जो आया है, ठीक है। और या तो आपको पता होना चाहिए या फिर छोड़ दीजिए, इससे कोई वो नहीं है, या तो आप इसे क्या कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लेफ्ट L लिख दूंगा मैं इसमें, लेफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर थोड़ा हिम्मत दिखा करके ये कर सकते हैं। आगे देखना, निम्नलिखित प्राणी जात पर विचार कीजिए। सिंह, ये जो है ये रिपीटेड प्रश्न है, यानी कि ये PYQ से ये प्रश्न हो जाता अगर आपने PYQ किए हुए हैं। और फिर बात है PYQ प्लस ऑब्जर्वेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन क्यों? क्योंकि इन पे ऑलरेडी प्रश्न आ चुका है प्रीवियस ईयर में। ये जो सिंह, पुच्छ मकाक, मालाबार सिवेट और सांवर हिरण, इन पर प्रश्न ऑलरेडी आ चुके हैं। इसलिए आप अगर आपने ये पढ़ा है और इनके विषय में थोड़ा थोड़ा जानते हैं आप, तो ये प्रश्न डुएबल है, होना चाहिए, हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने संगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा में और दूरी को इंगित करता है। कतई ऑब्जर्वेशन से ये प्रश्न है, ये आपको एकदम डुएबल है, इसे आप कर सकते हैं। मधुमक्खी, क्योंकि तितली है, इसके विषय में क्या आपने सुना है? इनमें आपने मधुमक्खी के विषय में तो सुना होगा कि उनमें एक रानी होती है, वो जब कहानी भी सुनी है ना, तो परिवार में, घर में कहानी सुनी है ना ऐसा, हाँ, किताबों में भी आपने पढ़ा होगा कि वो एक रानी मक्खी होती है, वो जब बूढ़ी हो जाती है तो वो तो अपने उसी में रहती है घर में, लेकिन जो छोटी मक्खी होती है वो जाती हैं शिकार करने, तो उसमें एक रेस्पेक्ट का भाव भी दिखाया गया है। इस तरह से हमने कहानी सुनी है। अब यहाँ तितली के विषय में ऐसा कुछ नहीं सुना आपने, ड्रैगन फ्लाई के विषय में, बर्र के विषय में, तो आपको एक है मधुमक्खी, तो आप इस पर जा सकते हैं। और ये प्रश्न आपको मैं बता देता हूँ, आते रहे हैं और आते रहेंगे, किसी किताब में नहीं मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ इलाज एक है, आपको ऑब्जर्वेशन बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। ये बिल्कुल मत अपने दिमाग में मत पाल लेना कि अब की बार आग लगा दूंगा, हवा निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, आपका इतना याद करके जाऊंगा, नहीं। सिलेक्शन के लिए तैयारी करना है, और सिलेक्शन के लिए तैयारी करना है तो इसका मतलब है प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबको साथ लेकर के चलना है। ब्रह्मास्त्र जो मैंने बताया है उसको फॉलो करके चलना पड़ेगा, आप समझ लेना इसे, ठीक है। आगे देखते हैं, मैं कुछ आपको बस ये सब मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको किस तरीका से सोचना चाहिए। ये जो ये लोग बता रहे हैं उस तरीका से करेंगे, ये जो मैं बता रहा हूं आप उस तरीका से करेंगे, विकल्प आपके पास है। रिपीट करोगे तो रिपीट होगा रिजल्ट, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, और कह रहा है कि सही कथन आपको बताना है। निम्नलिखित पर कुछ छत्रक, देखना
कुछ आ गया सम, भाई देखो कुछ तो हो ही सकते हैं ना, उसे क्या पता है उसमें कौन कौन से हैं कौन कौन से नहीं है, तो उसे ठीक है कुछ हो सकते हैं। कुछ वाले प्रश्न सही होते हैं, आंख बंद करके भी आप इसे लगा सकते हैं, चारों सही है। मैंने जो आपको मैसेज वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने, आप देखेंगे उसे, क्या बताया था मैंने आपको ये बताया था कि अगर ऐसे प्रश्न आपको आ जाएं जहां पर कुछ लिखा हो, सम लिखा हो, तो आप समझ जाना कुछ वाले जो विकल्प हैं वो सही होते हैं। कारण है कि वो एग्जामिनर को भी नहीं पता, या उस पर ऐसी कोई स्टडी नहीं है कि ये नहीं कर सकता या वो ये नहीं कर सकता। या अगर आपको ऐसा विकल्प दिया जाए कि भविष्य में कुछ लोग स्पेस है उसमें घर बनाकर रह सकते हैं, तो रह सकते हैं, उससे क्या पता नहीं रह सकते हो, भविष्य की क्या भविष्यवाणी कर रहा है वो नहीं कर रहा ना। तो इसलिए आपको वो माइंड सेट रखना है, उसकी भाषा, भाषा विज्ञान है अपने आप में, तो उसे पकड़ना है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने जैसा कि आपको बताया कि कुछ तो हो ही सकते हैं, कुछ मशरूम औषधीय गुण होते हैं, हाँ होते हैं कुछ में, या अगर सभी होता तो गलत हो जाता। इसी प्रकार से कुछ छत्रक यानी कुछ में मन है प्रभावी साइको एक्टिव गुण होते हैं, हाँ होते होंगे, तो कुछ में होते हैं कुछ में नहीं होते। तो बस आप इतना याद रख लेना, कुछ वाले सही होते हैं और इस तरीका से ये कर सकते हैं। तो ये सारा क्या है, सब का सब आपको भाषा से पकड़ना है। ये मेरा एक अलग है ये भाषा, मैंने ये अलग जोड़ा, लैंग्वेज से पकड़ना है इसे, भाषा से पकड़ना है, ठीक है। आगे देखना 17वां है भारतीय गिलहरियों के बारे में, यानी कि स्क्वेरल्स जो होती हैं, गिलहरियां जो होती हैं उनके बारे में पूछ रहा है। ये किससे है प्रश्न है, ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्वेशन से। अब देखना आप ऑब्जर्वेशन से कितने प्रश्न आए हैं। ऑब्जर्वेशन से कि वे भूमि में बिल बनाकर अपनी नीड का निर्माण करती हैं। हम जब छोटे छोटे से थे तो हम देखते थे ना गिलहरी को, गिलहरी वो खोदती थी ना, वो पेड़ की जड़ में जाकर के वहां पे कुछ भी दुबका देती थी वो। तो ये बचपन में हमने देखा है, तो ये आपने भी, ये सब ऑब्जर्वेशन का है, पढ़ाई में नहीं आएगा, किसी किताब में नहीं लिखा जाएगा। किताब की अपनी एक सीमा होती है, वो आपको कहाँ तक सिखा सकती है, उसकी अपनी एक सीमा, उसकी भी आप समझें। तो वे बिल बना करके उसमें कुछ छुपा देती हैं, हाँ छुपा देती हैं। वे अपने भोज्य पदार्थ जैसे कि दृढ़ फल, नट और बीजों की भूमि के अंदर जमा करती हैं। हाँ वो करती हैं, वो दृढ़ फल नट आदि बीजों भूमि में। वे सर्वभक्षी होती हैं, हाँ तो वो सर्वभक्षी होती हैं। वे भूमि में बिल बनाकर अपने नीड का, अरे बिल बनाकर वो भूमि में रहती नहीं है, बिल बनाकर वो भूमि में नहीं रहती हैं, ये याद रखना, वो पेड़ पर रहती हैं, हाँ बिल बनाकर नहीं रहती। ये सब ऑब्जर्वेशन का प्रश्न है। इस प्रकार से इसका भी क्या हो जाएगा, दो विकल्प सही हो जाएंगे, 2 और 3। अब आगे देखेंगे इसमें, तो ये प्रश्न था किससे, ऑब्जर्वेशन से था, आप इसे कर सकते थे। आगे देखना, मैं इसमें 20 प्रश्न आपको कराने जा रहा हूं और उसके बाद में आपको मैं बताऊंगा क्या करना है। 18वां प्रश्न है, कुछ सूक्ष्म जीव जल के क्वथनांक से ऊपर के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। ये बात सही है, देखो ये PYQ से है, ये प्रश्न है PYQ से, और अगर आप PYQ करे हैं तो आपको ये प्रश्न हो जाएगा। और दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जो एग्जामिनर के पास भी उसकी कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है, इसलिए आपको डी विकल्प यानी कि सभी सही मान के चलना पड़ेगा। देखना, कुछ सूक्ष्म जीव जल के क्वथनांक से ऊपर तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं, हाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ ये वाला स्टेटमेंट। आगे देखना, कुछ सूक्ष्म जीव जल के हिमांक से नीचे के तापमान वाले पनप सकते हैं, सकते वाले, देखना कैन वाले प्रश्न भी सही होते हैं, ठीक है। तो ये भी होगा, कुछ सूक्ष्म जीव 3 से कम pH वाले सकते हैं, हाँ सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, सारे सही हो जाएंगे। तो सकते तो हो सकता है, सभी तीनों सही हैं। इस तरीका से कुछ भी नहीं सोचना, हाँ इतना हिम्मत तो दिखाना पड़ेगा, यूपीएससी क्रॉस करना है तो ये हिम्मत दिखाना पड़ेगा, अपना ऑब्जर्वेशन आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आगे देखना, निम्नलिखित में से कौन और किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बिना छिद्र में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है। ये कह रहा है कि भैया एक ऐसा जीव है जो कीड़ों को निकालने के लिए एक क्या है, एक लकड़ी बना लेता है, उसे कुरेदता है और बाहर निकालता है। मुझे आप बताइए, इसमें देखना यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड की आवश्यकता है। किसकी, प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कि आपका दिमाग कितना यहाँ है, प्रेजेंस ऑफ माइंड की आवश्यकता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना, मत्स्य यानी कि फिशिंग कैट, ये प्रीवियस ईयर में आया है, ये ध्यान रखना। ये वाला देखना, ये वाला फिशिंग कैट के ऊपर प्रश्न है। आप फिशिंग कैट को देखा ना अपना, ये सभी बुकों में मिल जाएगा, इसके चित्र आपको शंकर IAS में मिल जाएंगे। क्या उसके हाथ में कोई लकड़ी है, क्या वो वृक्ष में चढ़ता है, क्या नहीं, हटाओ तो इसे। औरंगुटैन, हाँ औरंगुटैन क्या है, ये पेड़ पे भी चढ़ता है। मानव के अगर देखो स्पीशीज में तो बुद्धिमान है ना इसमें, हाँ ये पेड़ पे चढ़ता है। ऊद बिलाव पेड़ पे चढ़ता है, लेकिन क्या ये इतना बुद्धिमान है, नहीं है।
और स्लॉथ बियर ये तो आया हुआ प्रश्न है, तो ये इसके तब पहचान लेंगे कि ये क्या कर सकता है। तो इसलिए आप इस पे जा सकते हैं। ये क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड प्लस ऑब्जर्वेशन। ऐसे प्रश्न आते रहेंगे, आप इनका कुछ कर नहीं सकते, बस एक ही तरीका है जो मैंने आपको बताया है, इसको लगातार मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। ये तो आया हुआ पेपर है, मैं जितनी भी टेस्ट सीरीज आपको जो मैंने बताया कि आने वाले टाइम में मैं एक प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा हूं, वहां पर आपको इसी पर प्रैक्टिस कराना है, ताकि आप पेपर में जाकर के उसी पर प्रैक्टिस करेंगे। कि जो आप रोज करते हैं ना, पेपर दिन वाले दिन आप वही करेंगे, कुछ अलग नहीं करने वाले हैं आप, है ना। हाँ, 20वां प्रश्न जो मैं आप इस वाले में लास्ट प्रश्न आपको दिखा रहा हूं अभी। अगर आप कमेंट करते हैं तो सारे के सारे प्रश्न जो 80 बचे हुए हैं उन पर मैं इसी तरीका से हल करा सकता हूं आपको, और एक नया आपको एक डायमेंशन दे सकता हूं कि इस तरीका से आप सोचें। टेस्ट सीरीज आप लगाएं तो इस तरीका से सोचना है आपको, सिर्फ इसी पेपर में नहीं, ठीक है। हाँ, देखना, ये है हमारा 20वां प्रश्न, और वो कह रहा है कि इनमें से बताना है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग। ऐसे प्रश्न बड़े आसान प्रश्न होते हैं, पलाईदार प्रश्न है। और वो कह रहा है कि जो ये आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, HFC जिसे हम बोलते हैं, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है? एरोसोल में, फॉर्म एजेंट में, अग्निमंदक के रूप में, और स्नैक। सब सही है। क्या बताया मैंने? उसे भी नहीं पता ना कि ये कहाँ कहाँ हो सकता है। हो सकता है, हाँ। तो साइंस एंड टेक के प्रश्नों में मैंने बताया, देख के आपको डी लगाना है, एक बार पढ़ लेना है ये, और फिर तुम्हें लगता है कि यार उसे कहाँ से पता होगी इसकी, तो आपको डी लगा करके आगे बढ़ना है। हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। अगर सोच रहे हो याद करके जाएंगे, कभी नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ 20 प्रश्न आपको सिर्फ ये बताने के लिए करे हैं, ये बताने के लिए करे हैं। ये है हमारी क्या, ये हमारी है जो ये वाला जो प्रश्न हमने किससे किया है, ये आपको करना है PYQ से। चलो, PYQ तो करना ही करना है, और साथ ही साथ में एक जो रणनीति मैंने आपको बताया है, हमारी रणनीति उसके अनुसार, यानी कि जहां भी देखा है ये देखना है कि क्या वो ये कर सकता है, नहीं उसके पास इसी रिपोर्ट है तो फिर इसके सारे सही हैं। साइंस एंड टेक के प्रश्नों के ये डी विकल्प सही होते हैं। इतनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, ना तो अब ना तो आगे, इसका कोई इलाज नहीं है। अगर कोई कोचिंग वाला आपसे बोल रहा है कि हम इसका इलाज करेंगे, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। किसी के बाप में दम नहीं है कि जो इसका इलाज कर दे या यूपीएससी का इलाज कर दे कि वो आने वाले प्रश्नों को गैस कर लें, नहीं कर सकते। जो बताया है वो लास्ट है। अगर कोई और आपको बता रहा हो तो उसका लिंक मुझे नीचे लिख देना उसका, कि सर इस वाले चैनल पर भी बताया गया है, आप उस पर जाकर के देख सकते हैं कि उसने आपसे भी अच्छा बताया, ठीक है। आंसर की बताना आसान है, उसमें कोई बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन ये मेरा अपना रिसर्च है, अपनी 10 साल की मेहनत, अपना ऑब्जर्वेशन, अपनी महीन दृष्टि यूपीएससी को लेकर के, उसका परिणाम है जो मैंने आपको बताया है। अगर आप कहेंगे तो 100 के 100 प्रश्न मैं इसी तरीका से आपको करा दूंगा। आप कमेंट करना। तो फ्रेंड्स, आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।